कल हमने फैक्ट डिस्कस किया, चूंकि हम सेक्शन 3 डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्लास। इंटरप्रिटेशन क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप करूं आपके लिए। मैंने आपको कल बोला था इंटरप्रिटेशन क्लास में उन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बार बार इस्तेमाल की गई है, ताकि स्टूडेंट जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़े तो जब वो टर्म्स उसके सामने आए उस वक्त वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल हमने फैक्ट डिस्कस किया था कि फैक्ट क्या होता है। मैंने आपको कल कहा था फैक्ट में कोई भी चीज आती एनी थी और वो चीज किस स्टेट में है। पहली चीज एनी थी, दूसरी चीज वो चीज किस स्टेट में है। ठीक है, मैंने आपको मिसाल दी थी, मैं कह रहा हूं कि नदी है, इट इज एनीथिंग। अब वो नदी चल रही है, उसका पानी चल रहा है कि ठहरा हुआ है, व्हाट इज इट? इट इज स्टेट ऑफ थिंग्स। तीसरी चीज मैंने आपको क्या कहा था? रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग, एक चीज की रिलेशन दूसरी चीज के साथ क्या है। चौथी चीज मैंने आपको कहा था मेंटल कंडीशन टू विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। ये आपको समझ में आ गया। आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। फयाज साहब, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, अगर आपके दिमाग में होगा, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है और फैक्ट इन इशू में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्या कोई भी फैक्ट जो फैक्ट बजाते खुद या जब हम उस फैक्ट को कनेक्ट करेंगे किसी और फैक्ट के साथ, कोई भी फैक्ट जो बजाते खुद ऑन इट्स ओन या जब हम उस फैक्ट को कनेक्ट करेंगे किसी और फैक्ट के साथ, अब उससे क्या होगा? उससे किसी चीज की एग्जिस्टेंस या उस चीज की नॉन एग्जिस्टेंस, उस चीज का नेचर, उस चीज की एक्सटेंट या किसी इंसान का राइट, उसकी लायबिलिटी, जिसको चाहे असर्ट किया गया हो या डिनाई किया गया हो, दैट नेसेसरी फॉलोज। ठीक है, फिर से मैं आपको बताऊं, कोई फैक्ट जो या तो बजाते खुद या अगर हम उस फैक्ट को किसी और फैक्ट के साथ जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, उससे क्या सामने आएगा? उस चीज की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस आप समझ रहे हैं, एग्जिस्टेंस क्या होता है? उस चीज की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या उस चीज का नेचर या उस चीज का एक्सटेंट या किसी इंसान की राइट या उस इंसान की लायबिलिटी, जिस राइट या लायबिलिटी को या तो पार्टी असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है। आपको समझ में आ गया? असर्शन, डिनायल, आपको पता होगा। असर्शन मैंने आपको कल कहा था, असर्शन का मतलब होता है जब कोई इंसान कोई ऐसी चीज बोल रहा है, कोई ऐसा इशू बोल रहा है जिसको वो असर्ट कर रहा है, अफर्म कर रहा है, पॉजिटिवली बोल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि इसने चोरी की, मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसी चीज को असर्ट करता हूं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज को पॉजिटिवली बोला जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि फयाज साहब ने चोरी की, मैं इस फैक्ट को क्या कर रहा हूं? असर्ट कर रहा हूं, अफर्म कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें यस है, इसमें नो नहीं है, इसमें किसी चीज का डिनायल नहीं है, किसी चीज से इनकार नहीं है, बल्कि किसी चीज को पॉजिटिवली बोला गया। अगर मैं कहूंगा फयाज साहब ने चोरी नहीं की, मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिनायल कर रहा हूं। आपको समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा? जब हम किसी फैक्ट को बजाते खुद या उस फैक्ट को किसी और फैक्ट के साथ जोड़ेंगे, इससे क्या होगा? किसी चीज की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या उस चीज का नेचर, उस चीज का एक्सटेंट, एक इंसान की राइट, एक इंसान का लायबिलिटी, जिसको एक इंसान क्या करता है? या तो असर्ट करता है या तो डिनायल करता है, वो जरूरी फॉलो होता है। आपको समझ में आ गया? अगर मैं कहूंगा कि फयाज साहब ने चोरी नहीं की या फयाज साहब ने चोरी की, मैं किसी फैक्ट को असर्ट करता हूं, अब ये मसला कहां जाएगा? कोर्ट में जाए। कोर्ट को क्या फैसला देना है? कोर्ट को क्या करना है? कोर्ट को ये देखना है कि क्या सही मानों में उसने चोरी की या नहीं की। आपको समझ में आ गया? और सिर्फ फैक्ट, अब ये क्या बन गया? फैक्ट इन इशू, क्योंकि अब ये मसला जो है कोर्ट में अंडर इंक्वायरी है, कोर्ट में अंडर इन्वेस्टिगेशन। और किसी भी चीज से जब भी कोई केस कोर्ट में चल रहा होता है, उसमें बहुत सारे फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे देयर इज अ पर्सन ए, इस पे एक्यूजेशन है कि उसने बी का मर्डर किया। सपोज ए इस चीज को क्या करता है?
असर्ट करता है, असर्ट करता है ना। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इशू में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ए ने इल्जाम लगाया बी पे, ए पे इल्जाम है कि उसने बी का मर्डर किया है, बहुत सारे फैक्ट्स इशू में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या ए ने बी को मारा, ये पहला इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा इशू ये हो सकता है कि क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का, क्योंकि मेंस रिया आपको पता होगा, मेंस रिया इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, अब कोर्ट को क्या देखना है, अगर इसने मारा क्या इसका इंटेंशन था बी को मारने का या नहीं। ठीक है, तीसरा क्या ए ने उसे प्रोवोक तो नहीं किया, क्या ए ने उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं की। ठीक है, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होती है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वो होता है जब किसी इंसान को इतना प्रोवोक किया जाता है, इतना भड़काया जाता है, इतना इंस्टिगेट किया जाता है कि उसका सेल्फ कंट्रोल खो जाता है। आपको समझ में आ गया। और आपने सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में पढ़ा होगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज एन एक्सेप्शन टू मर्डर। ठीक है, अब चौथा इशू ये हो सकता है कि क्या जब ए ने बी को मारा, क्या इंसैनिटी की वजह से, पागल होने की वजह से उसे ये नेचर ऑफ क्राइम पता था या नहीं था, क्या उसे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, दे आर फैक्ट इन इशू। कोर्ट को यही देखना है कि क्या ए ने बी को मारा, क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का। ठीक है, तीसरा कि क्या ए ने बी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं की। चौथा कि क्या ए ने जब बी को मारा तो उस वक्त उसे नेचर ऑफ क्राइम पता था या नहीं था। आपको समझ में आ गया, दीज आर फैक्ट्स इन इशू। अब सवाल पैदा होता है कि इस फैक्ट इन इशू को, इन फैक्ट्स इन इशू को हम कोर्ट में कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, इनको भी बोला कि दो तरीके होते हैं जिससे फैक्ट इन इशू कोर्ट में प्रूव हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, ये पहला। दूसरा वो एविडेंस जो डायरेक्ट ना हो बल्कि वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट के अराउंड घूम रहा। फैज साहब समझो मेरी बात, दो तरीके होते हैं किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। कोर्ट में हमेशा दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड यह है कि डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है वो सर्कमस्टेंसेस जो मेन ऑकरेंस, जो मेन ट्रांजैक्शन, हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो हुआ है, ठीक है, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग्स में घूम रहा है, और रफली हम उसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स a fact issue can be proved either by the direct evidence or by its circumstantial evidence। ठीक है, और ये circumstantial evidence जो होती है इन्हीं को हम relevant facts भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन हैपनिंग जो हुई है, मेन ऑकरेंस जो हुई है उसके रेलिवेंट होते हैं। हाँ, इनका कनेक्शन उसके साथ होता है। आपको समझ में आ गया। मिसाल के तौर पे, हाँ, मिसाल के तौर पर किसी जगह किसी इंसान का मर्डर हुआ, मैंने देखा, मैं आई विटनेस हूं, मैं कोर्ट में कहूंगा कि जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी एविडेंस क्या है, डायरेक्ट एविडेंस। अब किसी ने नहीं देखा इसको मरते हुए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कहा था वहां पे रोज एक ट्रक आती थी। जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन उस ट्रक के बाहर शराब की कुछ बोतलें पुलिस को मिली, और जिसको मारा गया था ऐसा लगा कि जैसे उसको घसीटा गया था। इसके कमर पे, इसके बैक पे क्या थे, घसीटने के निशान थे, और वो ट्रक जो थी उसके पीछे एक चेन लगी थी। क्या लगी थी, चेन। अब किसी ने तो इंसान को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन सर्कमस्टेंसेस क्या सजेस्ट करते हैं कि इसी ट्रक ड्राइवर ने ही मारा है उसको, क्योंकि यहां पे कोर्ट कंक्लूजन तक पहुंचेगा किसकी मदद से, सर्कमस्टेंसेस की मदद से। आपको समझ में आ गया। और मैं कहूंगा कि जैसा मैंने मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने उसी दिन उस ट्रक ड्राइवर को छुरी खरीदते हुए देखा था, तो मेरी एविडेंस कौन सी एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होती है। ठीक, और याद रखो बहुत कम केसेस में डायरेक्ट एविडेंस पॉसिबल होती है, बहुत कम केसेस। मैंने भी आपको कहा कि जब भी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है वो किसी को पता नहीं रखेगा कि मुझे क्राइम करना है, वो किसी को पता नहीं रखेगा।
ही विल डू द क्राइम इन द मिड ऑफ द नाइट, इन द डार्कनेस। वो तब करेगा जब उसके दिमाग में होगा कि मैं गोश्त आंसू को उठान, ठीक है। और जनरली जो क्रिमिनल होते हैं वो अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ते। अब कोर्ट को जजमेंट तो देनी है, लेकिन किसकी मदद से देगा? सर्कमस्टेंसेस की मदद से। आपको समझ में आ गया? जो हुआ है, जो मेन ट्रांजैक्शन है, जो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, उसके अराउंड जितने भी फैक्ट्स घूम रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, उन्हीं की मदद से कोर्ट कंक्लूजन तक पहुंचेगा। दैट मीन्स कोर्ट यहां पे किसकी मदद से कंक्लूजन तक पहुंचेगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, और कभी कभी ये सर्कमस्टेंसेस जो है, याद रखो, दे स्पीक एज फोर्सफुली एज डायरेक्ट एविडेंस। दे स्पीक एज फोर्सफुली एज डायरेक्ट एविडेंस। अगर सर्कमस्टेंसेस पॉजिटिवली बोल रहे हैं, 100% इशारा किसी इंसान की तरफ जाता है, तो वहां पे इट स्पीक्स फोर्सफुली, इट स्पीक्स फोर्सफुली। आपको समझ में आ गया? और याद रखो, जब कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की मदद से किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो वहां पे एक चीज सजेस्ट होनी चाहिए कोर्ट को। व्हाट इज दैट? पॉजिटिव रेफरेंस ऑफ द गिल्ट। पॉजिटिव रेफरेंस ऑफ द गिल्ट। कोर्ट इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की मदद से एक रेफर होना चाहिए, रेफरेंस मिलनी चाहिए कि इसी इंसान ने किया है। पॉजिटिव रेफरेंस ऑफ द गिल्ट। अगर कोई गिल्टी है तो यही इंसान है और कोई नहीं है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जो डोमिनेंट रोल रहता है, डोमिनेंट जो रहती है, वो किसकी रहती है? इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। आपने जनरल प्रिंसिपल है लॉ का, व्हाट इज दैट? एवरी पर्सन मस्ट बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। मैं कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंसेस बिलाल साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट इसको तब तक गिल्टी नहीं मानेगा जब तक पॉजिटिवली रेफर इसी की तरफ होगा, रेफरेंस इसी की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? व्हाट विल द कोर्ट प्रिज्यूम? ही इज इनोसेंट। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट हैव ए डोमिनेंट रोल। इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट हैव ए डोमिनेंट रोल, ठीक है। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होती है? डायरेक्ट एविडेंस चार सूरतों में हम कह सकते हैं कि एक इंसान की एविडेंस, एक विटनेस की एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर एक इंसान ने किसी चीज को, किसी ट्रांजैक्शन को, किसी एक्ट को होते हुए देखा, ठीक है, और वो कोर्ट में कहेगा कि जैसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जब एक इंसान कोर्ट में कहता है कि जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा किसी चीज को होते हुए, he is called as eyewitness. He is called as eyewitness. और विटनेस ऑफ फैक्ट भी उसे कहते हैं, आई विटनेस भी कहते हैं और विटनेस ऑफ फैक्ट भी कहते हैं, चश्मदीद गवाह। लेकिन इवेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको एक इंसान देख सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक इंसान देख नहीं सकता। मिसाल के तौर पे, अगर कोर्ट में ये फैक्टिंग इशू है कि क्या कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा बल्कि मैंने सुना, मैंने धमाका सुना, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट एविडेंस क्या है? जब विटनेस कोर्ट में कहे कि जैसा मैंने खुद अपनी आंखों, खुद अपने कानों से सुना, वहां पे उसकी एविडेंस कौन सी एविडेंस बन गई? डायरेक्ट एविडेंस। अब इवेंट कुछ ऐसा है जिसको एक इंसान ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, बल्कि अपनी किसी सेंस से परसीव कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्लासिकल एग्जांपल है, मैंने आपको कहा था ओलियम गैस लीकेज। ओलियम गैस लीकेज में जो फैक्टिंग इशू था वो ये था कि ओलियम गैस का लीकेज हुआ था। अब गैस लीकेज जो है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम सुन सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं? परसीव कर सकते हैं। किससे? किससे? किसी सेंस से, ठीक है। स्मेलिंग इज ए सेंस, स्मेलिंग इज ए सेंस। अब मैंने खुद अपनी किसी स्मेलिंग, उसे स्मेल किया था, मैंने अपनी सेंस से उसे परसीव किया था, तो यहां पे डायरेक्ट एविडेंस क्या है? जब मैं कोर्ट में कहूं जज साहब मैंने खुद अपनी सेंस से उसे परसीव किया था, ठीक है। यहां पे मेरी एविडेंस कौन सी एविडेंस बन गई? डायरेक्ट एविडेंस। चौथी सिचुएशन ये है कि इवेंट कुछ ऐसा है जिसको एक इंसान ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही अपनी किसी सेंस से परसीव कर सकता है, बल्कि जो हुआ है, जो मेन ऑकरेंस है, उसके मुतालिक एक इंसान अपने दिमाग में कोई ओपिनियन होल्ड कर सकता है,
ठीक है, मैंने आपको मिसाल दी थी किसकी? आसिया नीलोफर केस की। आसिया नीलोफर में ये डिसाइड करना था वेदर दे हैव बीन रेप्ड और नॉट। ठीक है, अब डॉक्टर्स की एक कमेटी को तश्कील दिया गया, उन्हें यही काम असाइन किया गया, उन्हें यह देखना था वेदर दे हैव बीन रेप्ड और नॉट। अब मिसाल के तौर पर उसमें किसी जज को किसी डॉक्टर को अपॉइंट किया गया। अब तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वो उस कंक्लूजन पे पहुंचा कि रेप हुआ है। अब इस चीज को लेके उसने अपने दिमाग में क्या होल्ड किया? ओपिनियन होल्ड किया। अब डायरेक्ट एविडेंस इसमें क्या है? डायरेक्ट एविडेंस क्या है? वो जब कोर्ट में कहे कि जैसा मैंने इस चीज के मुतालिक, मैंने इस इवेंट के मुतालिक खुद अपने दिमाग में ये ओपिनियन होल्ड किया है, वो डायरेक्ट एविडेंस बन जाती है। आपको समझ में आ गया? चारों सिचुएशन समझ में आ गई। दैट मीन्स जब भी कोई इंसान विटनेस कोर्ट में ऑरल एविडेंस दे, वो हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। ऑरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 60 ऐसा बोल रहा है, ऑरल एविडेंस इन ऑल द केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। या दैट मीन्स सेक्शन 60, दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 60 ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। ठीक है, ऑरल एविडेंस चूंकि डायरेक्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स वो इंसान जिसको किसी चीज के मुतालिक नॉलेज हो, कौन सी नॉलेज हो? फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। कौन सी नॉलेज? फर्स्ट हैंड नॉलेज या पर्सनल नॉलेज। अब पर्सनल नॉलेज या फर्स्ट हैंड नॉलेज किसे होगी? उसे ही होगी जिसने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने कानों से सुना, जिसने अपनी किसी सनद से परसीव किया, जिसने किसी चीज के मुतालिक अपने दिमाग में ओपिनियन होल्ड किया। फर्स्ट हैंड नॉलेज उसी को हो सकती है, पर्सनल नॉलेज उसी को हो सकती है। अब जब वो कोर्ट में एज विटनेस पेश होगा तो उसे क्या कहना है? जैसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जैसा मैंने खुद अपने कानों से सुना, जैसा मैंने खुद अपनी किसी सनद से इसे परसीव किया, जैसा मैंने खुद इस चीज के मुतालिक अपने दिमाग में होल्ड किया। दैट मीन्स वहां पे उसकी एविडेंस कौन सी एविडेंस है? डायरेक्ट एविडेंस है। दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड। व्हाई? क्योंकि सेक्शन 60 क्या कहता है? उसकी एविडेंस कौन सी एविडेंस है? ऑरल है ना, ऑरल है। ठीक है, अब ऑरल एविडेंस कौन सी क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट होनी चाहिए, वो हियर से नहीं हो सकती। सेक्शन 60 हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। हियर से एविडेंस में भी एक इंसान के पास नॉलेज होती है, लेकिन वो नॉलेज पर्सनल नॉलेज नहीं होती, वो इंसान वो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होती, बल्कि उसने किसी और से वो डिराइव किया होता है। मिसाल के तौर पर मैंने बिलाल साहब को मरते हुए देखा और आकिब ने इसे मारा, मैंने देखा। ठीक है, मैं घर जाता हूं, मैं अपनी बीवी को कहता हूं मैंने ऐसा देखा, बीवी के पास भी इल्म आ गया, बीवी के पास भी नॉलेज आ गई, लेकिन क्या उसे फर्स्ट हैंड नॉलेज है? उसके पास नॉलेज डिराइव नॉलेज है, उसने डिराइव की कि किससे? मुझसे। आपको समझ में आ गया? अब अगर मेरी बीवी कोर्ट में एज विटनेस पेश होगी तो वहां पे उसकी एविडेंस रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। वो डायरेक्ट एविडेंस वो क्या है? हियर से एविडेंस। आपको समझ में आ गया? दैट मींस सेक्शन 60 जो है वो हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दैट हाउ a fact in issue can be proved in the court of law। ठीक है, पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट एविडेंस। दूसरा क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपको समझ में आ गया? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो एविडेंस होती है जहां पे एक इंसान के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो हुआ है वो फैक्ट्स मेन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के अराउंड घूम रहे हैं। आपको समझ में आ गया? मैं कोर्ट में ये नहीं कह सकता हूं कि जैसा मैंने इसको मारते हुए देखा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसा जिस छुरी से इसको मारा गया, मैंने इसको एक लोहार की दुकान पे देखा था, वो उसी छुरी को तेज कर रहा था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स व्हाट इज इट? इट इज सर्कमस्टेंसेस। और कभी कभी कोर्ट इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की मदद से कंक्लूजन तक पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट एविडेंस पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां पे जरूरी बनता है कि कोर्ट सर्कमस्टेंसेस की ही मदद से कंक्लूजन तक पहुंचे। आपको समझ में आ गया? तीसरा जो टर्म है दैट इज रेलिवेंट। रेलिवेंट
एक फैक्ट, हम कह सकते हैं कि एक फैक्ट रेलिवेंट होता है दूसरे फैक्ट के साथ जब उनमें कनेक्शन होगा, जब वो दोनों फैक्ट आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, किसी ऐसे तरीके से, किसी ऐसे मेथड से, ठीक है, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोल रहा है कि ये इन दोनों का कनेक्शन कैसे होना चाहिए। एक फैक्ट को हम रेलिवेंट बोल सकते हैं कि ये रेलिवेंट है किसके साथ, दूसरे फैक्ट के साथ, जब उनमें क्या हो, कनेक्शन हो। कैसे कनेक्शन हो, उसी तरह से कनेक्शन हो जिस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट बोल रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक खाली रेलेवेंसी 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 बोल रहा है। व्हेन कैन वी से दैट अ फैक्ट इज रेलेवेंट, एविडेंस इज रेलेवेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको समझ में आ गया, ठीक है। A fact, one fact is said to be relevant with another fact when they are connected in any way, referred by Indian Evidence Act. आपको समझ में आ गया, when they are connected in any way referred to in the provisions of the act. आपको समझ में आ गया, कौन से प्रोविजंस जो डील करते हैं किसके साथ, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ। कौन से सेक्शंस डील करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक। आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देता किसकी, रेलेवेंट फैक्ट्स, बल्कि खाली क्या कह रहा है कि एक फैक्ट को हम रेलेवेंट बोल सकते हैं कि ये रेलेवेंट है दूसरे फैक्ट्स के साथ जब उन दोनों फैक्ट्स में क्या होगा, कनेक्शन होगा। किस तरह से कनेक्शन होगा, उसी तरह से कनेक्शन होगा जिस तरह से हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक बोल रहे हैं। आपको समझ में आ गया। छठा कंसेप्ट जो है दैट इज रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन किया। किस केस में, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि ये दो एक्सप्रेशन जो है, ये जो दो टर्म्स है, कौन सी दो टर्म्स, रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, दे आर सिनोनिमस। हाँ, इनको इस्तेमाल किया जाता है एज सिनोनिमस, दे आर बीइंग यूज्ड एज सिनोनिमस, ठीक है। लेकिन उनकी लीगल कनोटेशन जो है, उनकी लीगल इंसिडेंट जो है, दे आर डिफरेंट। नो डाउट आप रेलेवेंसी की जगह एडमिसिबिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडमिसिबिलिटी की जगह रेलेवेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर बीइंग यूज्ड एज सिनोनिम्स बट देयर लीगल इंसिडेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फैक्ट जो रेलेवेंट हो सकता है वो एडमिसिबल नहीं हो सकता, और वो फैक्ट जो एडमिसिबल हो सकता है वो रेलेवेंट नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया। हमारे दिमाग में इनकी मीनिंग एक ही लगेगी, एडमिसिबल भी वही है, रेलेवेंट भी वही है। आपको समझ में आ गया। लेकिन लॉ में ऐसा जरूरी, क्योंकि लॉ में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं होते, और कुछ फैक्ट्स एडमिसिबल तो होते हैं लेकिन रेलेवेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी किसकी, वो कम्युनिकेशन जो एक मर्द और उसकी बीवी के बीच में हो, या वो कम्युनिकेशन जो एक एडवोकेट या उसके क्लाइंट के बीच में हो, ठीक है, वो रेलेवेंट हो सकते हैं। मैं अपने वकील को कहता हूं कि मैंने मर्डर किया, आपका काम है मुझे बचाना, ठीक है। मैं अपने बीवी को अगर मैं कहता हूं कि मैंने कत्ल किया, अब उसकी एविडेंस जो है वो क्या है, दैट इज रेलेवेंट, दैट इज, वो कोर्ट में अगर गवाही दे तो उसका कनेक्शन केस के साथ है, बिल्कुल है, ठीक है। मेरी बीवी नहीं बोल सकती है कोर्ट में कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसा कहा, या वकील या ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे ऐसा कहा। दैट मीन्स उनकी एविडेंस जो है दैट इज रेलेवेंट, ठीक है, बट दे आर नॉट एडमिसिबल, दे आर नॉट एडमिसिबल। क्योंकि मैंने आपको कहा था, क्योंकि बीवी और हस्बैंड, क्लाइंट और उसका काउंसल एडवोकेट, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो
दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैं अपनी बीवी को कोई चीज कहूं, मेरी बीवी और मेरे बीच की रिलेशन जो है, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी रिलेशन, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस। इसलिए बीवी को हमराज भी कहते हैं, मैंने आपको हिंदू लॉ में बताया था, बीवी इज कॉल्ड एज हमराज, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स हमराज, कंपेनियन मीन्स साथी, कॉन्फिडेंट मीन्स हमराज, जिससे के साथ हम अपने राज को शेयर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? अब वो कम्युनिकेशन जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, काउंसिल और क्लाइंट के बीच में हो, इट इज रेलिवेंट, बट इट इज नॉट एडमिसिबल, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, द रिलेशन बिटवीन काउंसिल एंड हिज क्लाइंट इज a fiduciary relation. It is a fiduciary relation. Fiduciary relation is that relation which is based on trust and confidence. On the other hand, ये क्लियर हुआ? That means यहां पे उनकी एविडेंस क्या है? रेलिवेंट है, लेकिन एडमिसिबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एडमिसिबल तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं, एडमिसिबल तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं है। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे, अगर किसी औरत पे इल्जाम है कि उसने अडल्ट्री की है, एक हस्बैंड अपनी डिवोर्स की पिटिशन कोर्ट में ले रहा है, किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि मेरी बीवी ने अडल्ट्री की है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब कोर्ट को यह केस डिसाइड करना है वेदर शी हैज कमिटेड अडल्ट्री, और उसको यह बिल्कुल भी इंक्वायर नहीं करना है या उसे यह सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं कि क्या इससे पहले भी इसने अडल्ट्री की है, या इसका कैरेक्टर ऐसा ही तो नहीं है, क्या ये बदचलन औरत तो नहीं है, ठीक है, इसका कैरेक्टर ठीक है या नहीं है, इसका कनेक्शन केस के साथ नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस का प्रिंसिपल मैंने आपको बोला था, व्हाट इज दैट? एवरी केस इज टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ओन मेरिट्स। हर किसी कोई केस अपने अपने फैक्ट्स पे, अपने अपने मेरिट्स पे डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले उसने क्या किया है, कोर्ट को इंक्वायरी नहीं करनी। अगर मैं आप पे इल्जाम लगाता हूं कि आपने चोरी की है, कोर्ट को क्या डिसाइड करना है कि आपने ये चोरी की है या नहीं, क्या आपने इससे पहले भी चोरियां की थी? कोर्ट को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको समझ में आ गया? बिकॉज एवरी केस इज टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ओन मेरिट्स। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे काउंसिल जो होता है वो उससे ये सवाल पूछ सकता है, उससे वो सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। आपको समझ में आ गया? ऑल्दो इट इज नॉट रेलिवेंट, इस केस के साथ जो फैक्ट इशू है, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या वो लड़की ऐसी ही तो नहीं है, उसका जोड़, उसका कनेक्शन इस केस के साथ नहीं है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो एडमिसिबल है। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ये एडमिसिबल है। कोर्ट को कभी कभी जज साहब कभी कभी ये कह सकता है कि हाँ आप ये सवाल पूछ सकते हो, ताकि मैं कंक्लूजन तक पहुंचूं। ठीक है, दैट मीन्स जहां पे वो एविडेंस जो है उसका केस के साथ कोई लेना देना नहीं, इट इज नॉट रेलिवेंट बट इट इज एडमिसिबल। ठीक है।